चलो हम लोग आप पढ़ते हैं ना इफेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। अगर मान लो किसी सर्किट में किसी अप्लायंस में हम लोगों ने करंट फ्लो किया तो उसमें क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो याद रखना एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस 3 इम्पॉर्टेंट इफेक्ट। जब कभी भी किसी भी अप्लायंस में इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर में हमने करंट फ्लो कर दिया तो उसमें 3 इम्पॉर्टेंट इफेक्ट देखने को मिलते हैं, हीटिंग, मैग्नेटिक और केमिकल। देखो हीटिंग तो अभी मैं पढ़ा दूंगा, हीटिंग इफेक्ट। मैग्नेटिक नेक्स्ट चैप्टर में एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक नाम है चैप्टर का, उसमें तुम लोग खूब अच्छे से पढ़ोगे। केमिकल इफेक्ट हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, और अगर पढ़े भी हैं तो केमिस्ट्री में तुम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग एनोड और क्या करते इलेक्ट्रोलिसिस करते थे तो उसे केमिकल इफेक्ट और ब्रीफ में आगे नेक्स्ट किसी क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल अभी तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं किस पे फोकस करूँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। ये क्या होता है, ये होता है when an electric current is passed through a high resistance wire like नाइक्रोम। नाइक्रोम एक एलॉय है, ठीक है। नाइक्रोम निकिल से, क्रोमियम से और आयरन से मिलके बना होता है, ठीक है। एक एलॉय है जो निकिल से, क्रोमियम से, आयरन से मिलके बना है। तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग भेजते हैं तो ये हीटिंग प्रोड्यूस करता है। मैंने क्या पढ़ दिया, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ आ गई। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा बताओ, V बराबर W/Q कहीं पढ़ाया है? बिल्कुल पढ़ाया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, ठीक है। अब इसका आप सोच रहे होगे क्या यहाँ पे यूज है, तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से W तुम लोग निकाल सकते हो, W बराबर V/Q। अब देखना एक चीज़, वर्क डन कोई कितना करेगा, जितना उसके पास एनर्जी होगा। और अच्छा, जितनी एनर्जी होती है, जितना वर्क डन करेगा कोई, जितना ज़्यादा वर्क डन करेगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। बात समझे ने, मतलब हीट वर्क डन और वर्क डन W, हीट और एनर्जी, ये तीनों क्वांटिटी एक होती हैं। ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं। बात समझे ने, वर्क डन उतना ही कोई करेगा जितना उसके पास एनर्जी होगी। इस बात को एक बार सोचो बैठ के। देखो, और जितना वर्क डन कोई करेगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। समझ आई बात है? तो ये हमारे पास हो गया। अब चलो, तो मैं यहाँ W के जगह पे क्या रिप्लेस करने वाला हूँ, हीट। क्यों? क्योंकि मैं हीट पढ़ा रहा हूँ तो मैं हीट कैलकुलेट करने का फार्मूला बताऊँगा। तो जो हीट का जो सबसे पहला फार्मूला आ गया, H बराबर VQ। क्या आ गया? H बराबर VQ। अब मुझे यहाँ तुम लोग देखो ध्यान से, H बराबर VQ आ गया। अच्छा ये बताओ, हमने कभी ये पढ़ाया था I बराबर Q/T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो Q बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, I/T। Q बराबर यहाँ रखो, H बराबर V/Q बराबर क्या रखो, IT। तो H का एक और फार्मूला निकल के आ गया VIT। क्या निकल के आ गया? H बराबर निकल के आ गया VIT। क्या निकल के आ गया? VIT। अब देखो, अच्छा ये बताओ, कभी मैंने V बराबर IR पढ़ाया है क्या? यहाँ उठा के ऊपर से फिर से रखो, V के जगह पे IR रखो इंटू I/T रखो, तो I²RT किसके बराबर? H के बराबर। तो H का एक नया फार्मूला निकल के आ गया, H बराबर I²RT। बस समझे? तो कितने फार्मूले हो गए? एक फार्मूला H का, दो फार्मूला, तीन फार्मूला। एक और फार्मूला होता है I की जगह पे, पता है क्या रिप्लेस हम लोग कर देते हैं? I बराबर V/R हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो I बराबर हम V/R रिप्लेस कर रहे हैं। देखना क्या होगा, H बराबर I की जगह पे क्या रखना हो, V²/R² इंटू R/T। एक एक से कट जाएगा, H बराबर V²T/R। तो ये इसे देखना, ये मत सोचना इतना गंदा क्यों कर दिया इन्होंने। यहाँ देखो, सिंस वी नो H बराबर VQ हो गया, सिंस वी नो दैट I बराबर Q/T पढ़ा है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करेंट। तो यहाँ से Q बराबर क्या आ जाएगा, I/T को अब यहाँ पे रखो, कहाँ पे रखोगे? Q के जगह पे। तो H का फार्मूला आ जाएगा VIT, ठीक। सेकेंड, वी नो दैट V बराबर IR, हम V बराबर IR जानते हैं।
चलो भैया V बराबर आई आर यहाँ रखो, आई आर इंटू आई टी तो ऐसे ही रहेगा, आई का मल्टीप्लाई आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये एक स्पेशल इक्वेशन है, अभी इसको अलग से भी पढ़ाऊँगा। इसे बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो उसे अभी अलग से भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। वी नो दैट आई बराबर वी स्क्वायर बाई आर, अब वी स्क्वायर बाई आर रख दो तो सबसे कट जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, तो ये भी हो गया। बात समझे ना? हाँ, तो ये नोट कर लो यहाँ तक। देखो अब हम लोग पढ़ते हैं ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो देखो इन्होंने ये कहा था, अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द हीट इज प्रोड्यूस इन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस टू द वायर एंड टाइम टी फॉर विच करंट इज फ्लो, ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि जो हीट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड टाइम टी, तो एच बराबर आई स्क्वायर आई टी, इसे बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ये कहा गया था कि जो हीट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। बात समझ आ गया? ठीक, चलो आगे चलते हैं। देखो एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूज कहाँ करते हैं? देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक टोस्टर। पता होगा इलेक्ट्रिक टोस्टर क्या करता है? ये हीट क्या करते हैं हम लोग जब ये करंट में लगाते हैं या फिर जब हम लोग अप्लायंस इसको लगाते हैं तो ये हीट हो जाता है। इलेक्ट्रिक वाटर हीटर ये वाटर को हीट करने में, इलेक्ट्रिक आयरन कपड़ों को प्रेस करने में, और रूम हीटर रूम को गर्म करने में काम आता है। सब इन सब का यूज कहाँ होता है? किस कंसेप्ट पे यूज होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज़। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है, ये कभी देखूंगा और बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। इस तरीके से कैप होती है, ठीक है। यहाँ कैप में इधर भी एक नॉब लगी होती है, इधर एक नॉब लगी होती है, और यहाँ पे एक वायर लगा होता है। यहाँ पे एक क्या लगा होता है? वायर। यहाँ पे एक ऐसे इस तरीके से वायर। ये वायर में जब हाई करंट फ्लो होता है, हाई करंट का कम रेजिस्टेंस, जब हाई करंट फ्लो होता है तो ये क्या कर जाता है? मेल्ट कर जाता है, मेल्ट करके टूट जाता है। जब टूट जाता है तो जो ये करंट फ्लो हो रहा होता है उसमें ब्रेक डाउन आ जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है और आगे करंट फ्लो हो नहीं पाता है। तो ये याद रखना इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ऐसे है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का हम लोग यूज करते हैं किस कंसेप्ट पे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। किस पर्पज़ के लिए? फ्रॉम प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो इट इज़ आल्सो मतलब इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो पहले बल्ब नहीं आते थे, पहले बल्ब आते थे, ठीक है, पहले बल्ब आते थे जो 10 रुपये वाले, वो अब नहीं, ये CFL की बात नहीं हो रही है, वो कुछ ऐसे बल्ब होते थे। उसमें क्या होता था? इसमें क्या होता था? ये नॉब लगा रहता था यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और इस तरह, और बाकी यहाँ पे एक टंगस्टन वायर लगा होता था, ठीक है। बाकी कैसे होता था अपना देख लेना, ठीक है। ये अब यही ये जब ये जब यहाँ पे ही करंट पहुँचता था, ये वायर के थ्रू यहाँ करंट पहुँचता था, तो ये जो टंगस्टन वायर होता था, याद रखना टंगस्टन वायर होता था, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो ये गर्म हो जाता था। गर्म होके ये क्या प्रोड्यूस करता था? हीट तो प्रोड्यूस करता, साथ साथ में लाइटनिंग भी प्रोड्यूस करता था, ठीक। तो ये याद रखना, ये हमारे पास पहले समय वाले बल्ब हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पावर अब पढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक वर्क की देखो, वैसे भी पावर तुम लोगों ने कभी 9th में पढ़ा है। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर, P बराबर W। तो वही चीज़ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर है, तो इलेक्ट्रिक वर्क इज़ डन पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक। तो पावर इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन अपॉन टाइम। तो P बराबर क्या आने वाला है? W/T। देखो SI यूनिट ऑफ पावर कितना होता है? वाट। वाट इक्वल टू अच्छा क्या होगा? वर्क का क्या होगा? जूल, और टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। 1 वाट इक्वल टू क्या होता है? द पावर ऑफ 1 वाट इज़ रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल पर सेकेंड। कोई एक जूल 1 सेकेंड में अगर काम करता है तो उसके पावर को हम 1 वाट कहेंगे। कोई प्रॉब्लम? हो गया। देखो हम लोग बताते हैं फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग पावर, ठीक है, फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग पावर। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, P बराबर W/T होता है। और कभी मैंने अभी कुछ देर पहले W बराबर मैंने ये बताया था, W हीट और वर्क ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो मैं W को न लिख के मैं P बराबर H/T लिख दूँ।
क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे H के बहुत सारे फार्मूले, इस फार्मूले को केवल हटा दिया जाए तो देखो सब में T है कि नहीं, सब यहाँ रखो। जब रखोगे देखो ये इस फार्मूले को रखोगे, H बराबर वी आई टी रखोगे, वी आई टी, टी टी से कट जाएगा तो पावर इक्वल टू V इंटू आई, एक फर्स्ट फार्मूला। आई स्क्वायर आर टी यहाँ रखोगे, टी टी से कट जाएगा, रख के देख लेना, तो पावर का नेक्स्ट फार्मूला आ जाएगा आई स्क्वायर आर। समझे नहीं समझे? उसके बाद में अब क्या है, अगला फार्मूला क्या है, एच बराबर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। जब यहाँ रखोगे टी टी कट जाएगा, पावर का फार्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, तो पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर। इस फार्मूले का यूज़ भी मैं खूब करूँगा। तो एच बराबर वी स्क्वायर बाई, 3 फार्मूले पावर के होते हैं, एच बराबर वी आई, आई स्क्वायर आर आई, ये ठीक है। नोट कर लिया सब लोगों ने? कर लिया होगा, हो गया होगा। मैं देखो इस तरीके से मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया ये। अब कुछ थोड़ी बहुत बातें बची हैं जो मैं हो सकता है एक वीडियो कल बनाऊंगा, आज नहीं बना के डालूंगा। बाकी अब तुम लोगों का काम ये है कि पूरी एनसीईआरटी लगा डालो, ठीक है? पूरी एनसीईआरटी लगा डालो एग्ज़ाम्पल के साथ, उसे हमें सेंड कर दो, ये वीडियो लिख के सेंड कर दो। बस 2 काम है, 2 काम करके ख़त्म कर दो। ये ख़त्म, अब कल से केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, ठीक।